हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेंसिव क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर क्या होता है, इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट्स है वो देखेंगे। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कुछ एब्रीविएशंस वगैरह, कुछ शॉर्टकट जो यूज़ होते हैं वो देखेंगे। कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक्स जो हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बेसिक ही पूछा जाता है, वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और उसके साथ साथ हम MCQs भी देखेंगे जो हमारे थ्योरी से रिलेटेड होगा, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कंप्यूटर वर्ड है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, किस तरीके से हुआ, वो देखते हैं। तो द वर्ड कंप्यूटर हैज़ डिराइव्ड फ्रॉम एन इंग्लिश वर्ड। ये क्या है, कंप्यूटर वर्ड जो है एक इंग्लिश वर्ड से कंप्यूट से डिराइव हुआ है। ठीक है, कंप्यूट का मतलब क्या होता है, टू कैलकुलेट, किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना। तो कंप्यूट जो वर्ड है उसका मीनिंग हुआ टू कैलकुलेट, उससे ही हमारा वर्ड कंप्यूटर डिराइव हुआ है। ठीक है, अब इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कंप्यूटर होता क्या है। अ कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डैट एक्सेप्ट्स रॉ डाटा एज इनपुट। ठीक है, एज अ इनपुट के फॉर्म में रॉ डाटा वो एक्सेप्ट करता है एंड प्रोसेस इट विथ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब उस पर प्रोसेस करता है और उस तरीके से जो हम इंस्ट्रक्शन उसे प्रोवाइड कराते हैं विथ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू प्रोड्यूस द रिजल्ट्स एज आउटपुट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो डेफिनेशन है इससे कंप्यूटर का फंक्शन हमें पता चलता है। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर में आप इनपुट देते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन के साथ, वो फिर उसे प्रोसेस करता है उस पर, फिर वो उसके बाद वो हमें आउटपुट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने कंप्यूटर में गूगल में ब्राउज़र में या फिर कहीं पर भी कुछ पूछा फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वहाँ आपने इनपुट प्रोवाइड किया। ठीक है, उस पर वो प्रोसेस किया, फिर उस पर आपको आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। तो यही कंप्यूटर का वर्क है, यही बेसिक कंप्यूटर का यही काम है। ये आपको प्रोसेस करके देना, आपके इनपुट को वो आउटपुट में प्रोवाइड कराएगा आपको। ठीक है, अब फादर आते हैं। तो फादर किन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। ये जो पिक्चर है उन्हीं की है, चार्ल्स बेबेज, इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। सबसे पहले जो है 19वीं सेंचुरी में कंप्यूटर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इन्वेंट हुआ था, इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। सब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। तो सबसे पहला क्या, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, सबसे पहला फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, CDC 6600, रिलीज इन 1964। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का ये नेम है आपका, CDC 6600। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह ऑब्जेक्टिव वन लाइनर के तरह से पूछे जाते हैं। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड, पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था वर्ल्ड का, ENIAC, इनैक। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था वर्ल्ड का। फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा था, फोर्ट्रन का फुल फॉर्म फार्मूला ट्रांसलेट। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहला जो कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो पहला कौन सा था, फोर्ट्रन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वाज डेवलप्ड। अब क्या फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम किसने डेवलप किया, ठीक है, तो डेवलप्ड बाय लेडी एडा। ये कौन थी, ये चार्ल्स बेबेज जो हैं, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता, उनकी ये स्टूडेंट थी। उन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप किया, लेडी एडा अगस्ता। ठीक है, अब आता है दिसंबर 2 जो है, इसे एज अ कंप्यूटर लिटरेसी डे के तौर पर अब ऑब्जर्व किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो December 2 ऑब्जर्व, अब पूछा जाएगा एग्जाम में कंप्यूटर लिटरेसी डे कौन से डेट पे ऑब्जर्व होता है, तो December 2। फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया वाज इंस्टॉल्ड इन द मेन पोस्ट ऑफिस इन बेंगलुरु। इंडिया में सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ इंस्टॉल हुआ था, तो बेंगलुरु में। कहाँ, मेन पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में। ठीक है, अब जनरेशन देख लेते, कंप्यूटर जनरेशन ये क्या है, ये पूछे जाते हैं कई बार, कौन से जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ है, उसके टाइम पीरियड पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा जो है 5th जनरेशन चल रहा है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है कंप्यूटर में। इससे पहले ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला फर्स्ट जनरेशन जो था, टाइम पीरियड क्या है, 1940 से 1952, 1940 to 52, 1940 से 52 तक कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी कंप्यूटर में, वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन में 1952 to 64,
इस वक्त इस टाइम पीरियड में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी? ट्रांजिस्टर जो है वो जनरेशन कंप्यूटर में एज अ टेक्नोलॉजी यूज़ होता था। अब थर्ड आता है आपका थर्ड जनरेशन, कब से कब तक? 1964 से 71, 1964 से 1971 तक। इसमें क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी यूज़ होने लगा, आईसी की टेक्नोलॉजी यूज़ हुई। फिर आपका फोर्थ जनरेशन कब से स्टार्ट हुआ? 1971 से स्टार्ट हुआ, 1990 तक चला। या इस वक्त तक माइक्रो प्रोसेसर एज टेक्नोलॉजी के तौर पर यूज़ होने लगा। अब क्या है? फिफ्थ जनरेशन 1990 से लेके अभी तक अभी कंटिन्यू है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है कंप्यूटर में। तो फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटर सभी जो भी आप लेटेस्ट लेंगे तो वो फिफ्थ जनरेशन का रहेगा, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होता है, उसकी टेक्नोलॉजी यूज़ होती। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। फंडामेंटल्स क्या क्या हैं? फंडामेंटल्स कंप्यूटर के, तो सबसे पहले आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और कॉमन भी है, जिन्हें पता हो अच्छी बात है। हार्डवेयर क्या हुआ? हार्डवेयर जो है फिजिकल टेंजिबल कंपोनेंट होता है, कंप्यूटर का वो कंपोनेंट, वो पार्ट जिसे आप टच कर सकते हैं, टेंजिबल, ठीक है, तो वो हार्डवेयर हुआ। फॉर एग्जांपल माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब हार्डवेयर में आते हैं। हार्डवेयर जो कि टेंजिबल हो, सॉफ्टवेयर वो इनटेंजिबल हो, उसे आप टच नहीं कर सकते हैं। अब हार्डवेयर क्या है? इट रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, फिजिकल एंड टेंजिबल। सॉफ्टवेयर क्या? वहीं सॉफ्टवेयर फिजिकल नहीं होता है, मीन्स आप उसे टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर वगैरह रहते हैं तो आप उसे टच नहीं कर सकते, वो है बट उसे आप टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर इट इज़ अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम दैट मेक द कंप्यूटर परफॉर्म टास्क, ठीक है, जो टास्क परफॉर्म करना है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू करता है कंप्यूटर। अब सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि यूज़र के हेल्प के लिए होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिससे कि एप्लीकेशन चलता है। अब एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये क्या है? जिससे कंप्यूटर का सिस्टम चलता है, उस कंप्यूटर में फिर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो वो फिर एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर चलेगा। तो ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, फॉर एग्जांपल अगर आपका मोबाइल में एंड्रॉयड ओएस ही ना हो, एंड्रॉयड ही ना हो, या फिर जो भी अगर वो सॉफ्टवेयर ही ना हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं ना हो, तो कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस पर रन ही नहीं कर सकता है। तो ये बेस है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर के हेल्प के लिए होता है। कंप्यूटर को एप्लीकेशन रन, अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन रन कर रहा है तो उसके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और एप्लीकेशन जो रन हो रहा है वो उसके पास अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होने रहा और सिस्टम सॉफ्टवेयर ना रहा तो एप्लीकेशन रन ही नहीं करेगा सिस्टम पे, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं डाटा क्या होता है। तो इट इज़ अ सेट ऑफ फैक्ट्स, डाटा क्या? इट इज़ अ सेट ऑफ फैक्ट्स विच द कंप्यूटर स्टोर्स एंड रीड्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर। ये सेट ऑफ फैक्ट है डाटा जो कि कंप्यूटर स्टोर करके रखता है और नंबर के फॉर्म में रीड करता है, ठीक है। हम जो उसे कमांड देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ABCD कुछ भी लिखा कंप्यूटर में, तो वो उस ABCD को नहीं रीड कर सकता है, उसे नंबर में कन्वर्ट करता है, फिर उसे रीड करता है, ठीक है। अब आता है यूज़र किन्हें कहते हैं? तो जो पर्सन जो यूज़ करते हैं उसे यूज़र कहते हैं। कंप्यूटर आर द पीपल हु मेक यूज़ ऑफ अ कंप्यूटर टू ऑब्टेन सर्टेन रिजल्ट्स और आउटकम्स। आपको किसी भी तरह का आउटकम चाहिए तो वो फिर आपको आप यूज़र हैं, आप इनपुट प्रोवाइड कराएंगे, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे कंप्यूटर को, वो फिर उस पर प्रोसेस करेगा, फिर आपको आउटपुट प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। कंप्यूटर बेसिकली आपके बहुत सारे काम जो हैं जो कि आपको क्या कह सकते हैं, उसे वक्त लगता था करने में, कंप्यूटर से ईजी हुआ। उसको आप इंस्ट्रक्शन दें कि ये काम करना है, वो कर देगा। फॉर एग्जांपल PDF बनाना है, प्रिंट करना है, तो वो सब चीज़ें कंप्यूटर के थ्रू होती हैं ईजिली। आगे बढ़ते हैं। अब आता है मदरबोर्ड। क्या? मदरबोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे कंप्यूटर का। इट इज़ द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसका दूसरा नाम क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं, PCB ऑफ अ कंप्यूटर। ये क्या? मेन जो एक बोर्ड होता है, मेन है बोर्ड डेट कैरीज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसमें क्या होता है? CPU चिप होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट चिप, रीड ओनली मेमोरी, ROM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM, एंड बेसिक इनपुट आउटपुट चिप, BIOS का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चिप। तो ये क्या है आपका मदरबोर्ड जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी से कहते हैं। इसमें क्या होता है? CPU है, ROM है, RAM है, BIOS है, ये 4 चीज़ें होती हैं मदरबोर्ड में। द मदरबोर्ड प्रोवाइड्स पावर टू ईच कंपोनेंट एंड अलाउज देम टू कम्युनिकेट
each other. It also the backbone for the starting system. मदरबोर्ड क्या है? स्टार्टिंग सिस्टम का बैकबोन है, ये तो हम समझ रहे हैं. मदरबोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मदरबोर्ड क्रैश किया, हमारा कंप्यूटर ख़त्म हो गया. अब मदरबोर्ड क्या कर रहा है? यहाँ पे पावर प्रोवाइड करा रहा है कंप्यूटर को. कंप्यूटर में जो अलग अलग तरह के फंक्शंस हो रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट किस तरह से करें. फॉर एग्जांपल आपने इनपुट प्रोवाइड किया तो वो प्रोसेसिंग होगा नहीं होगा, वो कौन पावर दे रहा है उसको? मदरबोर्ड. ठीक है, मदरबोर्ड में जो मदरबोर्ड तो एक कंप्लीट बोर्ड है, उसमें CPU रैम सब चीज़ें हैं. तो ये सब बेसिकली पर्पस करते हैं, काम करते हैं. अब आता है CPU. CPU क्या है? CPU परफॉर्म्स मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इनसाइड द कंप्यूटर. CPU काम क्या है? प्रोसेसिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, प्रोसेस करना, इसको डाटा को प्रोसेस करना, इसका काम है CPU का. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ, अब CPU में भी 3 चीज़ें होती हैं. CPU कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट. अब मेमोरी में 2 तरह की, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी जो कि कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है मेमोरी, वो प्राइमरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी क्या है? जो आप पेन ड्राइव, हम लोग पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करते हैं, वो सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता है. सेकेंडरी मेमोरी एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU. तो ये 3 यूनिट CPU में रहती हैं. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि इम्पॉर्टेंट है, मदरबोर्ड में रहता है, उसमें फिर ये 3 चीज़ें हैं. ठीक है. इसे ही CPU को ही ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है. ब्रेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ स्टोर करके रखता है, इस पर सारी चीज़ें होती हैं. जो मेमोरी है CPU में ही है. तो मेमोरी क्या है? एज अ ब्रेन की तरह काम करता था, कॉल्ड एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. CPU को ही अब पूछा जाएगा एग्जाम में कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU. मदरबोर्ड भी अगर ऑप्शन में रहा तो मदरबोर्ड तो ठीक है, CPU रहा तो CPU आप टिक कीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं कुछ MCQs इससे रिलेटेड, फिर आगे फिर थ्योरी पढ़ेंगे. ठीक है. तो सबसे पहला तो आपको पता ही होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए. हु इज़ कंसिडर एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कंसिडर किया जाता है? मैंने बताया स्टार्टिंग में भी, उनके स्टूडेंट का नाम भी वगैरह बताया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए इसका आंसर पहले क्वेश्चन का. सेकंड देखते हैं. सेकंड में मैंने बताया, इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा. वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब ऑब्जर्व होता है? ये हमने फैक्ट्स में पढ़ा था, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. ठीक है. कौन कौन सा ऑप्शन में? 2 दिसंबर, 27 जनवरी, 3 अक्टूबर, 12 दिसंबर. तो आप लोग बताइए इसका आंसर. आगे बढ़ते हैं. 3rd नंबर क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज. इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका ऑप्शन देखते हैं. परम 8000, सूर्या 900, HPC AI, परम शक्ति. तो ये 4 ऑप्शन. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज परम 8000 A. ठीक है, परम 8000. अब 4th नंबर क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर का फादर किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर. ऑप्शन में लॉर्ड केल्विन, ऑप्शन B जेफ बेजोस, ऑप्शन C सेमोर क्रे, ऑप्शन D जेमी ओआर. तो क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का? सेमोर क्रे. सेमोर क्रे को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कंसिडर किया जाता है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अब आइए हम लोग देखते हैं कंप्यूटर जनरेशन. ठीक है. तो कंप्यूटर के जो डिफरेंट जनरेशन हैं, अभी करेंटली 5th जनरेशन चल रहा है. बाकी जो है वो देखते हैं. अब इसके क्या है, इससे बेसिकली टाइम पीरियड और टेक्नोलॉजी से कुछ सवाल आते हैं. टाइम पीरियड से बहुत ही कम आते हैं, रेयरी का भी क्वेश्चन आता है वो टाइम पीरियड पूछा जाए किसी भी जनरेशन का. बट टेक्नोलॉजी कौन यूज़ होती, कौन सी टेक्नोलॉजी उस जनरेशन में यूज़ हो रही थी, वो पूछा जाता है. तो देखते हैं पहला फर्स्ट जनरेशन. तो फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक चला? 1942 1952, 1940 से 1952 तक. इस वक्त कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी? वैक्यूम ट्यूब्स. इस वक्त क्या था कि कंप्यूटर ज़्यादा कुछ वर्क नहीं कर रहा था, जैसा अभी करता है वैसा नहीं. वो बस जोड़ घटाओ भाग वगैरह ये सब, एडिंग सब्सट्रैक्टिंग, यही सब चीज़ें गणना ही कर रहा था वो बस. ठीक है. उस वक्त क्या था, कंप्यूटर जो है बड़े बड़े कह सकते हैं कमरे के बराबर का था, बहुत बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था और ज़्यादा कुछ वर्क भी नहीं करता था. तो ये आपका फर्स्ट जनरेशन हुआ. फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुए. सेकंड जनरेशन आता है. सेकंड जनरेशन में क्या हुआ? इसका ईयर कौन सा है? 1952 to 64, 1952 से 1964. इस वक्त कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ कंप्यूटर में? तो ट्रांजिस्टर. ये क्या था? सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी. थर्ड जनरेशन आता है अब, ये 1964 to 71. ठीक है. पीरियड आपका हो गया टाइम पीरियड.
अब इस थर्ड जनरेशन में टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही, तो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है चीज़ें, कंप्यूटर भी छोटा होते गया और कंप्यूटर भी वर्क ज़्यादा करने लगा, ऐसा नहीं वो गणना नहीं करते रह गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो कंप्यूटर अब वर्क कर रहा है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप पर वर्क करने लगा। फिर आता है फोर्थ जनरेशन 1971 टू 1990। इस वक्त कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई वो माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी कंप्यूटर में। फिर आता है आपका फिफ्थ जनरेशन जो अभी भी यूज़ हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1992 टू करेंट, अभी तक टिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हुआ। एक तरह से आर्टिफिशियली एक इंटेलिजेंस बिल्ट होता है कंप्यूटर को, खुद के पास एक ऐसा आर्टिफिशियल उसके पास इंटेलिजेंस होता है। आप कुछ भी प्रोवाइड कराएंगे, कुछ भी उसे कमांड देंगे तो एज अ ह्यूमन जिस तरह से वर्क करेगा उसी तरह से वो करता है, वही स्पीड उसकी ज़्यादा होती है कंपेरिजन विथ ह्यूमन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसेंटली जो भी ज़्यादातर टेक्नोलॉजी कंप्यूटर की वर्क कर रही है। अभी जनरली ये दोनों जो हैं, ये दोनों अभी करंट में यूज़ हो रहा है। बट अगर पूछा जाए जनरेशन के हिसाब से फोर्थ जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ, तो माइक्रो प्रोसेसर। फिफ्थ जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो टेक्नोलॉजी जो है यही है, इतने ही है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर कुछ बेसिक फंडामेंटल्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये कंप्यूटर जो है दो ही पार्ट में डिवाइड है, अगर आपको ब्रॉडली देखा जाए तो दो पार्ट में, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो सारी चीज़ें, कंप्यूटर का वो सारा पार्ट जिसे आप टच कर सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं, टेंजिबल कंपोनेंट, वो हार्डवेयर में आ गया। जो नॉन टेंजिबल है वो सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। तो हार्डवेयर क्या हो, फॉर एग्जांपल माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, सब हार्डवेयर हो गया, इसे आप टच कर सकते हैं आप फिजिकली, ये टेंजिबल कंपोनेंट्स हैं। अब देख लेते हैं हार्डवेयर क्या, इट रिप्रेजेंट्स द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, समझ गए। सॉफ्टवेयर क्या है, वो सारी चीज़ें जिसे आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो क्या है, इंस्ट्रक्शन, जो भी आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी चीज़, आप उसे इंस्ट्रक्शंस को आप टच नहीं कर सकते हैं। कुछ फाइल्स वगैरह हैं, फाइल्स को आप टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम्स डैट मेक द कंप्यूटर परफॉर्म टास्क। कुछ इंस्ट्रक्शन जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्यूटर को, उस इंस्ट्रक्शन पे के बेसिस पे कंप्यूटर टास्क परफॉर्म करेगा। आपने कहा जोड़ने के लिए तो वो जोड़ेगा ही, ऐसा नहीं कि आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया जोड़ने का वो घटा दे, मेरे बात को, यही सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है, एक हुआ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक हुआ सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हुआ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सारे सॉफ्टवेयर जिस पे एप्लीकेशन रन करता है, जिसके बेसिस पर या फिर जिसके हेल्प से कोई भी एप्लीकेशन रन होता है। एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप हो गया, आपका फेसबुक हो गया, प्ले स्टोर हो गया, यूट्यूब हुआ, तो ये जो है इन सब जिस एप्लीकेशन पे रन होगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। ये एक तरह से यूज़र के हेल्प के लिए हुआ, आपके हेल्प के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर रहेगा ही नहीं तो वो एप्लीकेशन रन ही नहीं करेगा। अब आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेस दे रहा है, वो एप्लीकेशन किस सिस्टम पे चलेगा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ। सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर किसी भी एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं सपोर्ट करने के लिए वो एलिजिबल है तो वो उस पर वो एप्लीकेशन चलेगा, अदरवाइज वो एप्लीकेशन चलेगा ही नहीं उस सॉफ्टवेयर पर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ना होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम ही नहीं करेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर का अच्छा एग्जांपल आपका एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, विंडोज़ हो गया। तो ये क्या विंडोज़ नहीं रहेगा तो उस पर फिर अदर ऐप्स नहीं चल पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर दो तरह के हो गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आता है डाटा क्या है, तो डाटा इज़ अ सेट ऑफ फैक्ट विच द कंप्यूटर स्टोर्स एंड रीड्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर। कंप्यूटर क्या है, नंबर के फॉर्म में रीड करता है, ठीक है। और डाटा जो है, जो भी आप चीज़ें उसे प्रोवाइड करते हैं वो कंप्यूटर स्टोर करके रखता है। अच्छी बुरी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डाटाएं कंप्यूटर के पास रहती है। उसके बाद आता है यूज़र्स आर द पीपल हु मेक यूज़ ऑफ कंप्यूटर टू obtain सर्टेन रिजल्ट आउटकम्स। हम लोग हुए जो पर्सन जो यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर को, वो यूज़र हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं थोड़ा मदरबोर्ड के बारे में, CPU क्या है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद कुछ MCQ करेंगे, फिर कुछ थ्योरी होगी, फिर MCQ होगा। मदरबोर्ड देखते हैं, मदरबोर्ड क्या है। नाम से ही समझ में आ रहा है, मदरबोर्ड एक तरह से इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कंप्यूटर का। इसके बिना मदरबोर्ड ना रहेगा तो अगर मदरबोर्ड में कुछ गड़बड़ होती है, मदरबोर्ड ख़राब होता है तो पूरा कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। फिर मदरबोर्ड ख़राब हुआ, कंप्यूटर समझिए पूरा तरीके से ख़राब हुआ।
ऐसा नहीं है कि वो आधा वर्क कर रहा आधा नहीं कर रहा, ऐसा नहीं। मदरबोर्ड जो है मेन पार्ट है, उसका ख़राब होना कंप्यूटर ख़राब होना। इट इज़ द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी। इसका दूसरा नाम मदरबोर्ड का क्या, सेकंड नाम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी। इट इज़ द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैरीज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं मदरबोर्ड में, क्या क्या होता है। पहला सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को ही ब्रेन कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो इसमें क्या होगा, सीपीयू चिप है। उसके बाद फिर रीड ओनली मेमोरी, रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, एंड द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS चिप। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, मदरबोर्ड में, पीसीबी में। कौन कौन सी चीज़ें, सीपीयू चिप, रैम, रोम, BIOS चिप। तो ये 4 चीज़ें ध्यान रखिएगा कि मदरबोर्ड में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चिप। इतनी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। द मदरबोर्ड प्रोवाइड्स पावर टू ईच कंपोनेंट एंड अलाउज देम टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। मदरबोर्ड क्या करता है, ईच कंपोनेंट को पावर देता है कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इनपुट प्रोवाइड किया, कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया, जब तक वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर प्रोसेस ही नहीं करेगा तो आपको आउटपुट ही नहीं मिलेगा। वो जो आपस में जो कम्युनिकेशन होता है वो पावर कौन प्रोवाइड कर रहा है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के थ्रू ही ये कम्युनिकेशन हो रहा है कि हाँ आपने इंस्ट्रक्शन दिया तो उस पर प्रोसेस होना, उसके बाद वो आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा। इट इज़ ऑल्सो द बैकबोन फॉर द स्टार्टिंग द सिस्टम, बैकबोन फॉर स्टार्टिंग द सिस्टम, सिस्टम स्टार्ट करने बैकबोन है। ठीक है, अब सीपीयू देख लेते हैं। सीपीयू परफॉर्म्स मोस्ट ऑफ प्रोसेसिंग इनसाइड द यूनिट। कंप्यूटर में क्या होता है, जितने भी इनसाइड प्रोसेसिंग होता है सबका वर्क सीपीयू करता है। इट कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट। प्रोसेसिंग का वर्क कौन कर रहा है, मदरबोर्ड में और सारी चीज़ें हैं, सीपीयू भी है, रैम भी है, रोम भी है, BIOS चिप भी। इसमें प्रोसेसिंग का काम सीपीयू करता है। मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग वर्क जो होता है कंप्यूटर वो सीपीयू का काम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब सीपीयू में भी 3 चीज़ें होती हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। मेमोरी यूनिट प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU। तो ये 3 चीज़ें होती हैं सीपीयू में, ये भी ध्यान रखिएगा। सीपीयू के क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहेंगे, फॉर एग्जांपल एग्जाम में पूछा जाएगा कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहेंगे, तो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ MCQ देख लेते हैं। सबसे पहला, हु इज़ कंसिडर एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये तो मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सेकंड क्वेश्चन, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे ऑब्जर्व ऑन, ये कब होता है ऑब्जर्व, तो आपका 2 दिसंबर। तो ये भी मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। ऑप्शन ए परम 8000, ऑप्शन बी सूर्या 900, ऑप्शन सी HPC AI, ऑप्शन डी परम शक्ति। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर, परम 8000, परम 8000। ये हुआ इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर का फादर तो आप लोगों को पता है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए है आपका लॉर्ड केल्विन, ऑप्शन बी जेफ बेजोस, ऑप्शन सी सेमोर क्रे, ऑप्शन डी जैमी ओआर। तो करेक्ट आंसर होगा सेमोर क्रे, ऑप्शन सी। ठीक है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किन्हें कहा जाता है, सेमोर क्रे को। आगे बढ़ते हैं, अब कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में देख लेते हैं। मैंने बता दिया हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। हार्डवेयर जो चीज़ें जो फिजिकली आप टच कर सकते, टेंजिबल कंपोनेंट को हार्डवेयर कहा जाता है। अब हार्डवेयर में भी इनपुट आउटपुट स्टोरेज होते हैं, तो देख लेते हैं। ये भी पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल किसी की चीज़ को दे दिया जाएगा, अब पूछा जाएगा वो इनपुट है या आउटपुट है या स्टोरेज में आएगा। तो अभी देख लीजिए इनपुट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले माउस, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इनपुट, प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट। आउटपुट के बाद जो भी आएगा वो स्टोर हो जाता है, कंप्यूटर अपना स्टोर कर लेगा। इनपुट का क्या का इनपुट के थ्रू मतलब ये क्या होगा, इनपुट वो सारी चीज़ें जिससे आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करें कंप्यूटर को कि कुछ काम करो, प्रोसेस करो, कुछ इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं, वो सारी इनपुट हो। अब इंस्ट्रक्शन आप किस चीज़ के थ्रू दीजिएगा, तो वही चीज़ें ये, अगर ये आप ये जो चार्ट ये समझ गए तो आपको इनपुट और आउटपुट पहचानने में परेशानी नहीं होगी। माउस हो गया, देखते हैं इनपुट में पहला माउस क्या होगा, माउस से आप क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पे क्लिक करें तो एक इंस्ट्रक्शन है
कि हाँ अगर डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट पे क्लिक करें तो वो आप इंस्ट्रक्शन देंगे कि डिलीट करना है इसे। तो माउस इनपुट हुआ। कीबोर्ड्स भी इनपुट हुआ। ठीक है, कीबोर्ड से आप कुछ भी की टाइप कर रहे हैं, उसके बाद फिर इंटर कर रहे हैं, तो वो भी एक इंस्ट्रक्शन जा रहा है कि हाँ हमने जो टाइप किया, जो सर्च किया, उसका जवाब मुझे चाहिए, वो इनपुट आपका जा रहा है, आपने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया। वेबकैम भी इनपुट की तरह वर्क करता है। टच स्क्रीन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, बट टच स्क्रीन क्या है? टच स्क्रीन का बेसिक पर्पस क्या है कि आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराना, आपको अवेलेबल करना, आप स्क्रीन टच करके भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर टच पैड सभी को पता है, टच पैड से इंस्ट्रक्शन होता है कर्सर के थ्रू। माइक्रोफोन, आपने बोल करके कुछ इंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल गूगल असिस्टेंट को कुछ कह रहे हैं, सीरी हो गया, तो वो सारी चीज़ें इनपुट की तरह वर्क कर रहा है। OCR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये कहाँ काम आता है? ये एज ए इनपुट ही वर्क करता है। ये जब आप OMR शीट वगैरह होता है तो OMR शीट में जो ऊपर में रोल नंबर लिखते हैं वो इसी से रीड होता है। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, कैरेक्टर रिकॉग्नाइज करेगा। फिर आता है BCR, बारकोड रीडर। सभी को पता है बारकोड रीड करने के लिए जो इनपुट है ये आपका एज ए इनपुट वर्क करता है, या बारकोड रीड करेगा, उसके बाद आउटपुट प्रोवाइड करेगा आपको, कौन सा बारकोड है। फॉर एग्जांपल बैंक का ही हुआ तो कौन से बैंक का, ये सारी चीज़ें वो आपका आउटपुट हुआ। OMR सभी को पता है, OMR का फुल फॉर्म पूछा जाता है कई बार, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ये हुआ आपका OMR शीट में जो गोला रंगा जाता है, गोल गोल, अगर आपने एग्ज़ाम दिया हो ऑब्जेक्टिव तो वहाँ पे ध्यान होगा। OMR शीट में जो गोला वो इसी के थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाता है। MICR, इसके बारे में कम लोगों को पता होगा। इसका फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले तो फुल फॉर्म ध्यान रखिए, सभी चीज़ों का फुल फॉर्म याद रहना चाहिए। MICR क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो MICR क्या है? ये बेसिकली बैंक में जो चेक होते हैं, बैंक के चेक होते हैं, तो उनका जो कोड नंबर होता है नीचे में देखिएगा, तो वो एक स्पेशल तरीके का रिंग इंक से लिखा जाता है। उस इंक को रिकॉग्नाइज करने का काम MICR करता है। MICR नहीं होगा तो वो फिर रिकॉग्नाइज ही नहीं होगा कि वो बैंक, वो चेक जो है क्या कैसे असली है, नकली है, क्या है, वो पता ही नहीं चलेगा। तो MICR का काम है बेसिकली चेक जो कैरेक्टर होता है, सॉरी इंक कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करना। अब आता है QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, यही पता है। फिर आता है ट्रैक बॉल अब यूज़ नहीं होता, पहले होता था। ट्रैक बॉल क्या, आपको जो माउस है, माउस के नीचे में ट्रैक बॉल लगा होता है, बॉल लगा होता है नीचे में, वो जैसे जैसे आप माउस मूव कीजिएगा वो ट्रैक बॉल और घूमता है, उसके साथ साथ कर्सर जो है स्क्रीन पर कर्सर घूमता है। वो ट्रैक बॉल पहले यूज़ होता है, तो वो भी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन की तरह यूज़ हुआ, जिस तरह से माउस अभी यूज़ होता है उसी तरह से ट्रैक बॉल वो भी यूज़ होता था, वो भी इंस्ट्रक्शन के। तो ये सारी चीज़ें ये बेसिकली इनपुट हुए आपके। ठीक है, अब आते हैं आउटपुट पे। आउटपुट में क्या हो गया? मॉनिटर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो मॉनिटर आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। आपने कुछ लिख के भेजा तो वो आउटपुट आपको कहाँ मिलेगा? मॉनिटर पर। प्रिंटर, आपने इंस्ट्रक्शन दिया प्रिंट करने का, तो प्रिंटर क्या प्रिंट करके दे रहा है, तो वो आउटपुट आपको प्रोवाइड कर रहा है। प्रोजेक्टर भी आपने कुछ चीज़ें दी प्रोजेक्ट करने के लिए, तो प्रोजेक्टर आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। स्पीकर किस तरीके से आउटपुट हुआ? फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब में कोई भी सॉन्ग वगैरह टाइप करके इंस्ट्रक्शन दिया, वो आपको प्रोवाइड करेगा, वो आपको किस वे में, एक तो स्क्रीन पर मॉनिटर में भी शो हो रहा है और आपको फिर स्पीकर में भी बजेगा, तो वो भी आउटपुट की तरह वर्क कर रहा है। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर एक तरीके का प्रिंटर ही है। प्रिंटर जो है छोटे छोटे पेजों को प्रिंट करने के लिए वक्त यूज़ होता है। प्लॉटर जो है बड़े बड़े बैनर्स वगैरह, आपने देखे में होल्डिंग्स वगैरह लगे होते हैं अलग अलग कोचिंग्स वगैरह के, जिसके भी होल्डिंग्स बैनर्स जो बड़े बड़े हैं, वो सब किससे प्रिंट हो रहे हैं? तो प्लॉटर से। तो प्लॉटर यूज़ होता है बैनर के लिए, बड़े बड़े बैनर वगैरह को ये करने के लिए, क्या कहते हैं उसे, प्रिंट करने के लिए प्लॉटर यूज़ होता है। अब आता है हमारा ये स्टोरेज में कौन कौन से? पेन ड्राइव सभी को पता है, हार्ड डिस्क स्टोरेज में आ गया, ऑप्टिकल डिस्क में कौन कौन सी चीज़ आती है? CD आ गया, DVD आ गया, ब्लू-रे आ गया, तो ये चीज़ें ऑप्टिकल डिस्क में। ठीक है, ये सब इसके स्टोरेज वगैरह हम आगे देखेंगे, जब एब्रीविएशन देखेंगे इसका फुल फॉर्म, तो वहाँ देखेंगे। ठीक है,
स्टोरेज में आ गया जिप ड्राइव, स्टोरेज में आपने मूवी वगैरह जब कभी डाउनलोड किया तो वहाँ देखिएगा जिप ड्राइव की तरह आता है। मेमोरी कार्ड में डाटा स्टोर होता है, स्टोरेज। तो ये सब ध्यान रखिएगा कौन से किस सेक्शन में आता है। पूछ देगा मॉनिटर क्या है, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज या कुछ और, नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा, मॉनिटर किस में आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पे छूट गया है, ब्लू रे जो है, ब्लू रे का थोड़ा सा कुछ इसका क्या कह सकते हो साइज़ होता है। तो ब्लू रे दो तरीके से, ब्लू रे डिस्क इसको कहेंगे आप, ब्लू रे डिस्क। इसमें क्या है, दो डिस्क इसके आते हैं, एक होता है 25 GB का 25 GB, एक होता है 50 GB का। सिंगल लेयर का जो रहेगा, सिंगल लेयर का वो 25 GB का, डबल लेयर का 50 GB का। तो ब्लू रे डिस्क दो आते हैं, 25 GB एंड 50 GB। ध्यान रखिएगा 25 एंड 50। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कुछ चीज़ें। कीबोर्ड्स क्या है, कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कीज़। कीबोर्ड क्या होता है, ठीक है, कीज़ क्या क्या चीज़ें होती है कीबोर्ड में, A to Z अल्फ़ाबेटिकल कीज़ होता है, कैपिटल स्मॉल ऐसा नहीं, अलग अलग सब एक ही होता है, सेम ही है। कैप्स लॉक के थ्रू आप कैपिटल स्मॉल कर सकते हैं। फिर नंबर कीज़ 0 to 9। फिर फंक्शन कीज़ कौन कौन से, F1 to F12। ध्यान रखिएगा फंक्शन कीज़ कौन कौन से होंगे, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, यहाँ तक। मॉडिफायर कीज़ कौन कौन से हैं, कंट्रोल, आल्ट एंड शिफ्ट, तीन हो गए आपके मॉडिफायर कीज़। फिर आते टॉगल कीज़ कौन कौन से, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, NETC। तो ये पूछा जाता है कौन से कीज़ किस में आते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ पूछ देगा, कैप्स लॉक ऑप्शन में दे देगा, ये नंबर की है, फंक्शन की है, या फिर मॉडिफायर की है, या फिर टॉगल की है। तो ये बताइएगा आप लोग किस में आता है, कैप्स लॉक, टॉगल कीज़। अब टोटल 104 कीज़ होता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड में, एंड 17 कीज़ इन नंबर पैड में 17 कीज़ होते हैं। टोटल कीबोर्ड में 104 कीज़ होते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। अब आते हैं माउस के बारे में। हमने देखा माउस कीबोर्ड भी आप हमारा क्या है, इनपुट यूनिट है, और ये माउस भी इनपुट है, हार्डवेयर ये दोनों। माउस दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑप्टिकल माउस, एक होता है मैकेनिकल माउस। ऑप्टिकल माउस अब यूज़ होता है अभी के वक्त में ज़्यादातर ऑप्टिकल माउस ही आपने देखा होगा, वायरलेस, जिसके माउस के नीचे एक लाइट जलती रहती है, तो ऑप्टिकल माउस हो गया। मैकेनिकल माउस जो वायर्ड माउस है उसे ही मैकेनिकल माउस कहा जाता है, उसके नीचे कोई भी लाइट वगैरह नहीं जलती है। तो माउस दो तरीके के हो गए, ऑप्टिकल माउस एंड मैकेनिकल माउस। आगे बढ़ते हैं। अब मॉनिटर देखते हैं। मॉनिटर मैंने बताया था, मॉनिटर क्या है आपका, प्योरली मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस है। ये क्या है, नोन एज स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर का स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस की तरह जाना जाता है। मॉनिटर चार तरह के होते हैं। करेंटली अभी जो है LED यूज़ होता है, LCD कहीं कहीं होता होगा, बाकी ये दो जो थे पहले यूज़ होते थे अब नहीं होते। CRT कैथोड रे ट्यूब, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, फिर आता है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एंड चौथा LED लाइट एमिटिंग डायोड। तो कुछ नहीं तो फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा चारों का। LED क्या होता है, इसमें एक खासियत भी है, इस खराबी ये है कि अगर ये एक बार ख़राब होता है तो इसे बनाने में मतलब जनरली हार्डली ही बनता है। ये LED बनता हार्डली, इसका मॉनिटर जो है मुश्किल से ही बनता है। तो ये चार जो हुए आपके मॉनिटर हुए। ऑन द बेसिस ऑफ कलर के बेसिस पर मॉनिटर दो तरह के होते हैं, एक ब्लैक एंड वाइट, एक कलरफुल। मोनोक्रोम मॉनिटर्स कहा जाता है ब्लैक एंड वाइट को, इसमें ब्लैक एंड वाइट दो ही कलर होंगे। दूसरा है कलर मॉनिटर, जिसमें कलरफुल सभी तरह कलर होते हैं। पहले के वक्त में ब्लैक एंड वाइट ही, TV वगैरह भी होता था वो ब्लैक एंड वाइट ही चल रहा है, कंप्यूटर में भी ब्लैक एंड वाइट। तो मोनोक्रोम मॉनिटर्स हुआ करते थे वो, अब क्या है कलर मॉनिटर्स सब है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ की शॉर्टकट्स देख लेते हैं। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कई बार पूछा गया है की शॉर्टकट, आपको याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, याद कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जिनके पास कंप्यूटर वगैरह होगा, जो लैपटॉप यूज़ करते उनको तो ईज़िली जो भी प्रेजेंटेशन वगैरह अगर बनाते तो उनको ये सब चीज़ें आती होंगी, बहुत सारी चीज़ें। कुछ कुछ चीज़ें नहीं आती होंगी, वो सब देख लेते हैं। तो Ctrl+A क्या हो, सेलेक्ट ऑल, सभी को सेलेक्ट करना। CTRL+A, Ctrl+B बोल्ड करना,
उसे मोटा करना, बोल्ड करना। कंट्रोल प्लस सी कॉपी करना। कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस आई इटैलिक्स, इटैलिक जो ऐसा है टेढ़ा करके लिखा जाता है चीज़ें इटैलिक्स में, वो। कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाइड अलाइनमेंट्स। कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस एन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। क्या है इसका थोड़ा चीज़ें इसके वर्ड से ही क्या कर सकते हैं। ए मीन्स ऑल होता है, सिलेक्ट ऑल हो गया। बी फॉर बोल्ड होता है, बोल्ड हो गया। सी फॉर कॉपी, कॉपी। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। CTR प्लस आई इटैलिक्स, आई से इटैलिक्स वो हो गया। जे से जस्टिफाइड अलाइनमेंट, एल से लेफ्ट अलाइनमेंट, आर से राइट अलाइनमेंट, CTR प्लस एन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। इसके फर्स्ट लेटर से भी आप याद कर सकते हैं ट्रिक की तरह। CTR प्लस ओ ओपन एग्जिस्टिंग अकाउंट, ठीक है। F12 सेव एज। CTR प्लस वाई रीडू। CTR प्लस जेड अंडू। अंडू पहले होगा फिर रीडू होगा। फॉर एग्जांपल आपने कुछ लिखा, अब आप उसको क्या कर सकते हो, उसे अंडू कर दिया तो वो हट जाएगा। फिर आपने रीडू कर दिया वो दोबारा से आ जाए। अंडू का अंडू रीडू हो गया इस तरीके से। तो CTR प्लस वाई रीडू, रीडू और CTR प्लस जेड अंडू। फिर आता है CTRL प्लस डब्लू क्लोज फाइल, फाइल ही क्लोज हो जाए। CTR प्लस एक्स कट हो गया, एक्स कट गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी CTR प्लस वी, वी मीन्स पेस्ट। CTR प्लस सी कॉपी किया, CTR प्लस वी पेस्ट कर दिया। CTRL प्लस एस, एस फॉर सेव, सेव हो गया। अब आता है F7, F7 से क्या होता है, ये क्या है फंक्शनल कीज़ है, मैंने बताया था F1 to F12। तो F7 स्पेलिंग चेक करता है और F2 क्या करता है, एडिट, फाइल का नेम वगैरह एडिट या रीनेम करना, एडिट करके रीनेम करना, कुछ भी कर सकते हैं। Alt प्लस टैब स्विच टू नेक्स्ट ओपन प्रोग्राम, जो अगला ओपन प्रोग्राम वहाँ पे आप स्विच कर जाएगा। Alt प्लस टैब दोनों साथ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें। CTR प्लस यू अंडरलाइन करने के लिए, फॉर एग्जांपल CTR प्लस यू किया, इसे पूरे को सेलेक्ट करके CTR प्लस यू किया तो इसके नीचे एक लाइन आ जाए, अंडरलाइन हो जाएगा। CTR प्लस पी प्रिंट करने के लिए। CTR प्लस के हाइपर लिंक ऐड करने के लिए, कोई भी एक टेक्स्ट है वहाँ पे लिंक ऐड करना है, CTR प्लस के कीजिए, ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर आप लिंक पेस्ट कीजिए, फिर डन कर दीजिए। फिर आता है CTR प्लस होम, गो टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, फाइल के बिगिनिंग में चले जाइएगा। CTR प्लस एंड कीजिएगा तो गो टू द एंड ऑफ द फाइल। Alt प्लस F4 क्लोज विंडो शट डाउन, अगर आपको विंडोज शट डाउन करना है तो Alt प्लस F4 करेंगे। Alt प्लस शिफ्ट प्लस टैब तो स्विच द प्रीवियस ओपन प्रोग्राम, एक होता है अपकमिंग, एक होता है पहले का, तो ये क्या Alt प्लस शिफ्ट प्लस टैब तीनों का ऐड कर दिया तो क्या होगा, स्विच टू प्रीवियस ओपन प्रोग्राम, इससे पहले का जो ओपन प्रोग्राम वहाँ पर आप स्विच कर जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा की शॉर्टकट्स। अब देखते हैं ईमेल। ईमेल क्या है, आप सभी ईमेल से आई थिंक जानते ही होंगे। ईमेल क्या है, एक मैसेज प्रोवाइड करने का एक तरह से एक माध्यम कर सकते हैं, सिस्टम है। अब इस सिस्टम को, ये जो सर्विस ईमेल का सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है ज़्यादातर, बहुत सारे याहू भी प्रोवाइड कराता है, जीमेल भी कराता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे ईमेल आईडी में किसी में होता है @gmail.com, किसी में होता है @yahoo.com। तो ये जो है वो क्या कहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर पे डिपेंड करता है, कौन से सर्विस प्रोवाइडर पे आपका अकाउंट बना है वहाँ से। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई का ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक ई, इसको ऐसे लिखा था ई मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल अलाउज अस टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, हमें क्या होता है मैसेज सेंड करना और रिसीव करने के परमिशन देता है, परमिशन भी देखता है, सोर्स है हमारा। फादर ऑफ ईमेल किन्हें कहा जाता है, रे टॉमिल्सन, रे टॉमिल्सन, एल नहीं यहाँ पे, रे टॉमिल्सन, इन्हें फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है। अब एक बात और, मैक्सिमम फाइल साइज़ ईमेल में एक बार में 25 MB तक जा सकता है। द मैक्सिमम फाइल साइज़ फॉर मेल इज़ 25 MB, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको पूछा जाता है। अब देखते हैं ईमेल में प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं 4 तरह के, SMTP, POP3, IMAP, MIME, ये 4 प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। क्या क्या है 4 प्रोटोकॉल देख लेते हैं। SMTP, SMTP का फुल फॉर्म आपको है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है आपका, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल भी वर्क करता है इसका। इस प्रोटोकॉल से क्या होता है, मेल आपको आप सेंड कर सकते हैं, इसके हेल्प से मेल सेंड होता है। टू सेंड दी मेल आपको SMTP प्रोटोकॉल यूज़ करना है, यूज़ होता है। फिर आपका आता है POP3, POP3 का फुल फॉर्म क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, पोस्ट ऑफिस
प्रोटोकॉल वर्जन 3, ये POP3 हो गया। इससे क्या होता है, आपने SMTP से मेल सेंड कर दिया, POP3 से आप मेल रिसीव करेंगे, इस प्रोटोकॉल के थ्रू मेल रिसीव होता है। उसके बाद आता है IMAP, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। इसके थ्रू क्या होता है, आप एक्सेस कर सकते हैं। इस प्रोटोकॉल के थ्रू आपके पास जो मेल आया, आपने जो मेल रिसीव किया, आप उसे एक्सेस किस तरीके से की जाए, तो उसके लिए IMAP प्रोटोकॉल यूज़। ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि ईमेल सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, SMTP। ईमेल रिसीव करने में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, तो POP3। ईमेल एक्सेस करने में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, तो IMAP। लास्ट आता है MIME, फुल फॉर्म इसका मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीमीडिया से आपको समझ आ गया होगा, एक साथ 2-3 फाइल आप अटैच करके भेज सकते हैं। उस वक्त जो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होगा, तो MIME। ठीक है, आगे बताइए, हो गया आपका ईमेल, ज़्यादा कुछ नहीं है, यही सब है। आगे बढ़ते हैं, अब नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं। इसमें इंटरनेट आएगा, तो नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क 3 तरह के होते हैं, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट। इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट। ठीक है, इंटरनेट पे आइए। इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट बेसिकली आपको विदाउट रिस्ट्रिक्शन आप कुछ भी चीज़ें पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल एक अच्छा इंटरनेट की तरह वर्क करता है। उससे कुछ भी आप पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपको किसी भी तरह कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी कहीं भी कुछ पूछ सकता है। तो ये क्या इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क है। इंटरनेट को क्या कह सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क है। वहीं इंट्रानेट जो होता है कुछ स्पेसिफिकली कुछ एरिया में, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का अपना नेट हुआ तो वो इंट्रानेट हो जाता है। आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो वो ऑफिस वाला आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, वो इंटरनेट हुआ। वो कुछ आपको साइट वगैरह प्रोवाइड करेगा जहाँ पे आप सिर्फ उस ऑफिस के ही फाइल रन कर सकते हो, उस ऑफिस का मेंबर ही उसे यूज़ कर सकता है, बाहर का नहीं, तो वो इंटरनेट हुआ। बट इंटरनेट ऐसा नहीं, इंटरनेट सभी के लिए है, कोई भी यूज़ कर सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क है। अब सेकंड पॉइंट आता है इंटरनेट कौन से प्रोटोकॉल पे यूज़ होता है, वर्क करता है, तो TCP/IP। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP/IP। ठीक है, फुल फॉर्म इसका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या लार्जेस्ट इंटरनेटवर्क इन वर्ल्ड है। ठीक है, हाँ समझ गए, लार्जेस्ट इंटरनेट नेटवर्क इन वर्ल्ड है। वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट जो इंटरनेट नेटवर्क है वो इंटरनेट है। इसका एग्जांपल है गूगल हो गया। फादर ऑफ इंटरनेट किन्हें कहा जाता है, विंडसर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेट न्यूट्रलिटी क्या है। ये नेट न्यूट्रलिटी क्या है, आपने ये नेट न्यूट्रलिटी इनिशियली आई थिंक इंडिया में अभी तो सभी जगह है, सभी मतलब सभी जितने भी नेटवर्क प्रोवाइडर हैं सभी के पास है। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली इट इज़ द प्रिंसिपल दैट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ट्रीट ऑल डाटा ऑन द इंटरनेट इक्वली। फॉर एग्जांपल आपके पास किसी के पास जियो का सिम है, किसी के पास एयरटेल का सिम है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जियो के सिम से आप फेसबुक खोलिएगा तो पहले खुलेगा और एयरटेल के सिम से आप फेसबुक खोलिएगा तो लेट से खुलेगा। अगर स्पीड है दोनों के पास तो ईजिली वक्त सेम टाइम में खुलेगा। ऐसा नहीं है कि अपने मोबाइल में फेसबुक है, व्हाट्सएप है या फिर यूट्यूब है और कोई आइडिया का सिम है आप पे, आइडिया नहीं VI अभी है तो VI का सिम है, या फिर चलिए जियो का सिम है, तो ऐसा नहीं होगा कि जियो के सिम में आप फेसबुक खोल रहे हैं तो बहुत स्पीड फेसबुक एकदम स्मूथली चल रहा है बट व्हाट्सएप चल ही नहीं रहा है। कभी एक्सेप्शन में अगर डाउन रहा तो अलग बात है, अदरवाइज ऐसा नहीं कि चल ही नहीं रहा है या फिर यूट्यूब चल ही नहीं है, तो वो क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी नेट न्यूट्रलिटी कहा जाता है। नेट न्यूट्रलिटी में न्यूट्रल आपको एक्सेस मिलेगा, सभी पर आपको एक्सेस मिलेगा, सभी को एक्सेस दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होने लगा, फॉर एग्जांपल जियो ने ऐसा कर दिया, नेट न्यूट्रलिटी को फॉलो नहीं किया, उसने कर दिया कि व्हाट्सएप पे नेट जो है ईजिली रन होगा, स्पीड रहेगा, इन कंपेरिजन फेसबुक पे बिल्कुल डाउन रहेगा, तो फेसबुक डाउन हो जाएगा, फेसबुक पे नेट ही नहीं चलेगा, कोई चला ही नहीं पाएंगे। तो ये एक तरह से मोनोपोली की तरफ भी जा सकता है। नेट न्यूट्रलिटी यही एक हो जो आपको नेट प्रोवाइड कर रहा है सब पे इक्वली वर्क करेगा। ठीक है,
इसके बाद आता है वोल्टी। ये वोल्टी कब से स्टार्ट हुआ? ये 4G जो रिलायंस का जो आपको जियो मोबाइल यूज़ हुआ, लॉन्च हुआ था, तब से फिर वोल्टी चर्चा में आया। वोल्टी का फुल फॉर्म क्या है? वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। वोल्टी का फुल फॉर्म हो गया आपका वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। कंप्यूटर में क्या है, आप एक बात ध्यान रखिए, कंप्यूटर में एब्रीविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्रीविएशन जगह जगह पर एब्रीविएशन यूज़ होते हैं, शॉर्ट फॉर्म बहुत यूज़ होते हैं कंप्यूटर में। इसका एक कह सकते ड्रॉबैक भी है, खासियत भी कह सकते हैं, आप इजीली याद भी कर सकते हैं इसको, कोड वर्ड की तरह है वोल्टी। तो वोल्टी आप इसका क्या है, वोल्टी बेसिकली इट्स अ वॉइस कॉल ओवर अ 4G LTE नेटवर्क। पहले क्या था, कॉल लगेगा तो आपका नेट नहीं चलेगा, और नेट चल रहा है तो उस पर आप कॉल नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल आपने व्हाट्सएप पर कॉल करें या फिर जनरल डायरेक्ट कॉल भी कर रहे हैं और साथ में आप नेट भी यूज़ कर रहे हैं, नेट नहीं यूज़ कर पाते थे पहले जब, बट वोल्टी जब से आया तब क्या है कि आप एक साथ मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। आप कॉल पर भी हैं, फेसबुक भी चला रहे हैं, व्हाट्सएप भी चला रहे हैं एक टाइम पे, यूट्यूब भी चला रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वोल्टी का खासियत हुआ। वोल्टी कैरीज द एबिलिटी टू यूज़ वॉइस एंड डाटा एट द सेम टाइम। सेम टाइम में वॉइस भी कैरी करेगा, प्रोवाइड कराएगा, और डाटा भी, दोनों। यही वोल्टी का खासियत है। वोल्टी का फुल फॉर्म याद रखिए, वोल्टी यूज़ होता है किस तरीके से, दोनों को ट्रांसमिट करने के लिए एक वक्त पे। ऐसा पहले नहीं होता था, पहले सिर्फ अगर वॉइस कॉल है तो डाटा नहीं चल रहा, डाटा है तो कॉल नहीं। समझ रहे बात को? आगे बढ़ते हैं। अब आता है ब्राउज़र। सभी को पता है ब्राउज़र, जहाँ पर आप लोग सर्फिंग करते हैं, इंटरनेट सर्फिंग। तो ब्राउज़र क्या है? फर्स्ट सॉफ्टवेयर ऑन इंटरनेट। इंटरनेट में पहला सॉफ्टवेयर क्या है? ब्राउज़र। ब्राउज़र नहीं तो इंटरनेट वर्क ही नहीं करेगा। ब्राउज़र का क्या काम है? यूज टू डिस्प्ले वेब पेजेस। वेब पेजेस को डिस्प्ले करने किसका काम है? वेबसाइट जो वेब पेजेस होते हैं वो कहाँ पे दिखेंगे? ब्राउज़र पे। ब्राउज़र ही कैरी करता है, फिर आप वहाँ सर्च कीजिए, वो आपको प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट ब्राउज़र कौन सा था? www, वर्ल्ड वाइड वेब, 1990 में बना। वर्ल्ड www, वर्ल्ड वाइड वेब, ये फर्स्ट ब्राउज़र था। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ कंपनीज़ के जो ब्राउज़र हैं ये पूछे जाते हैं। मोजिला का तो कई बार पूछा गया है। तो गूगल के दो ब्राउज़र हैं, क्रोम एंड क्रोमियम। क्रोम बाबा सभी को पता है, क्रोम सभी लोग यूज़ करते हैं अभी। पहले तो क्या कहते हैं, जब जियो आया था उस वक्त ज़्यादातर यूसी ब्राउज़र चल रहा था, और उसका कुछ वक्त तक यूसी ब्राउज़र, बट वो चाइना का था तो उसे बैन कर दिया गया इंडिया से। तो अब क्या है, क्रोम ही, गूगल का है क्रोम या क्रोमियम, ये दोनों अलग अलग हैं। दो ब्राउज़र हैं गूगल के। मोजिला का फायरफॉक्स है। इन दोनों में यही डिफरेंस है, क्रोम का कुछ एक्सटेंशन वगैरह जो क्रोम प्रोवाइड करता है तो वो कुछ आपको कुछ प्राइस चार्ज करते हैं कुछ एक्सटेंशंस में, बट फायरफॉक्स के जितने भी एक्सटेंशन सभी और सारे फ्री होते हैं। तो मोजिला का कौन सा है ब्राउज़र? फायरफॉक्स। एप्पल का सफारी है, जो लोग एप्पल के मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं उनके सफारी, एप्पल में सफारी ब्राउज़र यूज़ होता है। माइक्रोसॉफ्ट में हमेशा से IE यूज़ हुआ है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब क्या होता है, आपको 10th विंडोज़ 10 में एज यूज़ हुआ है, तो ये ध्यान रखिए। माइक्रोसॉफ्ट के दो हैं ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड एज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एब्रीविएशन हमारा आ जाता है। क्या है एब्रीविएशन? जो इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन है, ऐसा नहीं बहुत सारे एब्रीविएशन है कंप्यूटर में, अगर गिना जाए तो बहुत हैं, बट हमें सब नहीं पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी 40-50 है बट वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जाते हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले विंडोज़ का फुल फॉर्म क्या है? वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। ये बेसिकली विंडोज़ क्या बना था? ऑफिस वर्क के सॉल्यूशन के लिए ही आपको विंडोज़ बना। विंडोज़ का फुल फॉर्म ही है वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। ठीक है। सेकंड आता है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर आता है ROM, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को याद होना चाहिए अभी के वक्त में। रैम रोम तो आप लोग मोबाइल वगैरह लेते तो वहाँ भी देखते हो, फुल फॉर्म याद रखिए उसका। रोम रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। BIOS ये पहले ही बताया मैंने, मदरबोर्ड में है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, CAD। BMP बिट मैप,
PMP का फुल फॉर्म क्या है? बिट मैप। CD कॉम्पैक्ट डिस्क। अब CD का देख लेते हैं, इसका जो स्टोरेज होता है CD का मैक्सिमम स्टोरेज कितना? 700 MB। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कितना है उसका मैक्सिमम स्टोरेज? CD 700 MB, 700 MB का होता है CD। फिर आता है DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसका थोड़ा स्टोरेज ज़्यादा होता है, 4.7 GB। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा है, 4.7 GB DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। फिर आता है BRD ब्लू रे डिस्क। इसका कहाँ, इसका और भी ज़्यादा, 50 से 50 GB टू आपको 100 GB तक। 1 मिनट। ये क्या हुआ? 50 GB टू ब्लू रे डिस्क का, 50 GB टू 100 GB। ये हो गया किसका? ब्लू रे डिस्क का। ठीक है। एक और आता है HVD। आगे देखते हैं। HVD होलोग्राफिक, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। इसका और ज़्यादा 6 TB तक होता है, टेराबाइट। MB मेगाबाइट, GB गीगाबाइट, TB टेराबाइट। HVD होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क 6 TB का होता है। इसके बाद आता है वायरस। वायरस का फुल फॉर्म क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, ये एक तरह से अटैक ही है, कंप्यूटर पर अटैक। DDoS ये भी वही है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस वॉर। राइट वंस रीड मैनी। अब आता है वाईफाई। वाईफाई सभी को पता है, बट इसका फुल फॉर्म कुछ ही लोगों को पता होगा। वायरलेस फिडिलिटी। एक आता है लाईफाई, लाइट फिडिलिटी। फिर आता है JPEG, जो आपको क्या कहते हैं उसे, फ़ोटोज़ वगैरह हैं JPEG, PNG फॉर्म में होते हैं ज़्यादातर। तो JPEG का फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अब आता है WWW। ट्रिपल W तो आपने पढ़ा होगा, ये 4 W, ऐसा नहीं ये गलत है, ये सही है। वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। एक लास्ट W से क्या होता है? वॉर्म। वर्ल्ड वाइड वेब ही है, लास्ट में वॉर्म हो जाता है। GIF गिफ अभी बहुत यूज़ होता है, वो क्या बोलते हैं आपको, मीम्स वगैरह बनने में, व्हाट्सएप में बहुत यूज़ होता है। तो गिफ क्या है? गिफ का फुल फॉर्म ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। आपस में वो एक पार्टिकुलर छोटा सा रहेगा, 5 सेकंड 2 सेकंड का, वो इंटरचेंज होते रहेगा फॉर्मेट। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बाद है CDMA कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। आगे बढ़ते हैं, ये सब देखेंगे एब्रीविएशन। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं, वो भी देखेंगे। SIM सिम का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP ये तो बताया मैंने, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। VIOP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। WAN 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 वाइड एरिया नेटवर्क, ये कौन सा इंटरनेट। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP अलग था, HTML अलग है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फैक्स जो आता है, फैसीमाइल ऑटोमेटेड जेरोक्स। LLL लो लेवल लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं। अब MCQ देखते हैं। एब्रीविएशन जो था आपका यहाँ तक हो गया, आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसे अच्छे से ध्यान से स्पेलिंग वगैरह के साथ याद कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कुछ MCQs। सबसे पहला क्या? IC का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। IC चिप यूज्ड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो IC चिप यूज़ होता है वो किस चीज़ का बना होता है? आर जनरली मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। किस चीज़ का बना होता है, किस कंपाउंड का बना होता है? तो ऑप्शन A लीफ, ऑप्शन B क्रोमियम, ऑप्शन C गोल्ड, ऑप्शन D सिलिकन। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन D, डैट इज सिलिकन। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। हु इन्वेंटेड द इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट बना किस चीज़ का है? सिलिकन का। इंटीग्रेटेड सर्किट को किसने इन्वेंट किया है? तो ऑप्शन A जैक किलबाई, ऑप्शन B जेफ बेजोस, ऑप्शन D रेमिंगटन रेड, ऑप्शन D स्टीव जॉब। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A जैक किलबाई। इन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट का इन्वेंशन किया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7। द परफॉर्मेंस ऑफ अ CPU इज़ यूजुअली मेजर्ड इन। CPU जो परफॉर्म करता है तो वो किस तरीके से मेज़र होता है? किस में होता है? MIPS फॉर्म में, MB में, GB में, MSZ में। तो ऑप्शन D मेगाहर्ट्ज़, MSZ, या फिर यहाँ पे अगर
GHz भी होता तो वो भी सही होगा, गीगाहर्ट्ज या फिर मेगाहर्ट्ज। इसमें CPU परफॉर्म होता है, मेज़र होता है। CPU का परफॉर्मेंस जो है मेगाहर्ट्ज में और गीगाहर्ट्ज में यूज़ होता है। और क्वेश्चन नंबर 8, वन नीबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? कितना होता है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 32। तो करेक्ट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी, दैट इज 4। वन नीबल इज इक्वल टू 4 बिट्स इज इक्वल टू वन नीबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ USB स्टोरेज डिवाइस? USB स्टोरेज किस तरह का डिवाइस है? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, टर्शियरी मेमोरी, असिस्टेंट मेमोरी। तो क्या होगा इसका? सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी जो अंदर उसमें भी इनबिल्ट होता है, USB का होता है, इनबिल्ट नहीं होता, बाहर से आप ऐड करें, वो सेकेंडरी मेमोरी हो गया। स्टोरेज डिवाइस जो सेकेंडरी है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग स्पोकन वर्ड्स इन टाइप कॉल्ड? जो कि आप बोल करके जो टाइपिंग करते हैं बोल करके, तो उस कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वहाँ पर, क्या कहते हैं उसे? ऑप्शन ए माइक्रोफोन, ऑप्शन बी ग्रामोफोन, ऑप्शन डी डिक्टाफोन, ऑप्शन डी ऑडियोफोन। व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग स्पोकन वर्ड्स इन टाइप कॉल्ड? ऑप्शन डी, दैट इज डिक्टाफोन। डिक्टाफोन यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डॉक्स? DOCS, डॉक्स। आपने PDF डॉक्स ये सब देखा होगा। तो डॉक्स का फुल फॉर्म क्या है? डॉक्यूमेंट कॉपीड एंड जेरॉक्स, ड्राफ्टेड कॉपीड एंड जेरॉक्स, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट एक्सटेंडेड, ऑप्शन डी ड्राफ्ट एक्सटेंडेड। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज डॉक्यूमेंट एक्सटेंडेड। ठीक है, डॉक्स का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 12, द शॉर्टकट की टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर इज? जो मैंने शॉर्टकट की ने आपको बताया है, फाइल को रीनेम करना या फिर उसको डिलीट भी करना, एडिट करना यूज़ होता है। कौन सा ये क्या फंक्शन की कौन सा यूज़ होता है? 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज़ F2। F2 यूज़ होता है एडिट करने के लिए या रीनेम करने के लिए फाइल के नेम को। आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13, फाइल्स डिलीटेड फ्रॉम हार्ड डिस्क आर सेंट टू? हार्ड डिस्क से जो फाइल डिलीट होता है कंप्यूटर में वो कहाँ जाता है? ऑप्शन ए क्लिपबोर्ड, ऑप्शन बी डस्टबिन, ऑप्शन सी रिसाइकल बिन, ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क। क्लिपबोर्ड क्या है? क्लिपबोर्ड आपने देखा होगा, जब भी आप कॉपी करते हैं तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड लिखाता है। एग्जाम्पल कोई नंबर या कुछ भी आप टेक्स्ट कॉपी करते हैं तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड में क्या होता है? कॉपी होकर के वो टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में चला जाता है। क्लिपबोर्ड तो नहीं होगा। डस्टबिन हो सकता है बट डस्टबिन नहीं होगा, रिसाइकल बिन में जाता है। ठीक है, रिसाइकल जहाँ पे आप रिसाइकल कर सकते हैं, कुछ एक पीरियड होता है 1 मंथ और 2 मंथ जो भी, उसके बाद आप उसे रिसाइकिल कर सकते हैं। अगर उसके बाद आप रिसाइकिल नहीं, उतना आपको पीरियड रहेगा, मौका दिया जाता है कि आपने जो डिलीट किया उसे रिसाइकिल कर लिया, अदरवाइज़ वो वहाँ से हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। तो ये क्या होगा? हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क से कुछ भी डिलीट होगा तो कहाँ जाएगा? रिसाइकिल बिन में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हाउ मेनी किलो बाइट्स आर देयर इन अ गीगाबाइट मेमोरी? 1 गीगाबाइट में 1 GB में कितना KB होता है? तो इसको तोड़ते हैं। 1 GB में कितना MB? तो 1024 MB। अब 1 MB में कितना KB होता है? 1 MB में कितना KB? तो 1024, 124 KB। तो 1 गीगाबाइट में कितना KB होगा? तो 1024 इंटू 1024, दोनों बार इसको गुना कर देंगे, कितना आएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, डेट इज़ 1048576। तो ये हो गया हमारा गीगाबाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा फिर से ग्लिच आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर 14 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन अ वर्कशीट ऑफ एक्सेल? एक्सेल के वर्कशीट में कितने कॉलम्स होते हैं टोटल? ऑप्शन ए 260 कॉलम, ऑप्शन बी 265 कॉलम, ऑप्शन सी 266 कॉलम, ऑप्शन डी 256 कॉलम। क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी, दैट इज 256 कॉलम। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज द इन्वेंटर ऑफ WWW, वर्ल्ड वाइड वेब? WWW जो पहला ब्राउज़र था 1990 में,
तो इसका इन्वेंटर कौन है, किन्होंने इन्वेंट किया है? ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन बी बिल गेट्स, ऑप्शन सी सर्जी ब्रायन, ऑप्शन डी जेफ बेजोस। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने WWW का इन्वेंशन किया। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बाय whom was the फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र W होगा BROWSER, बाय whom was the फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र डेवलप्ड, किसने फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र डेवलप किया? तो मैंने ये बताया है आपको इसी लेक्चर में, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सेंड ईमेल। ईमेल में कौन से 4 प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, तो कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेंड करने में यूज़ होता है, ये भी मैंने बताया। ये भी आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज द फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बताइए आप लोग, फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा था? ऑप्शन ए डॉक्सी, ऑप्शन बी फोर्ट्रन, ऑप्शन सी इरेडा, ऑप्शन डी सीडेल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्ट्रन। ये भी मैंने बताया है, स्टार्टिंग में ही बताया है, फोर्ट्रन। फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा था? फोर्ट्रन। अब क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब जिनके पास होगा वो ओवरऑल पर्पस क्या बोलते हैं, वर्क समझ जाएंगे कंप्यूटर का, कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 20 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 मेजर फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। 4 जो मेजर फंक्शन करता है कंप्यूटर का, कंप्यूटर जो मेजर 4 फंक्शन करते हैं उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है? ऑप्शन ए इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, ऑप्शन बी इनपुट आउटपुट प्रोसेस स्टोरेज, ऑप्शन सी प्रोसेस स्टोरेज इनपुट आउटपुट, ऑप्शन डी प्रोसेस आउटपुट इनपुट स्टोरेज। पता है इनपुट मतलब क्या हो, आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसे कमांड दे रहे हैं कुछ करने का, प्रोसेस वो प्रोसेस करेगा, फिर वो आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा, वो क्या आपको बना के देता वो आपको आउटपुट, वो जो आपको प्रोवाइड करेगा आउटपुट वो फिर अपने स्टोरेज में स्टोर कर लेगा। तो क्या है कि इसका करेक्ट आंसर हो क्वेश्चन नंबर 20 का, जो जिनके पास करेक्ट आंसर समझ गया होंगे, सही बात है, अच्छी बात है, उन्होंने कंप्यूटर का एक मेजर फंक्शन पता हो गया उन्हें। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। ये मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था, इनपुट सबसे पहले आप इनपुट प्रोवाइड कीजिएगा, कमांड दीजिएगा, उसके बाद वो उसे प्रोसेस करेगा उस कमांड को, फिर वो आपको आउटपुट प्रोवाइड कराएगा, और यही आउटपुट वो स्टोर भी कर लेता है। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल बेसिक कंप्यूटर, कुछ जो चीज़ें बची हैं फिर अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। यहाँ तक कि